नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे प्राचीन भारत की एकदम शुरुआत से, यानी उन खानाबदोश शिकारियों से लेकर मानव समाज के बनने और फिर पहले युद्धों तक की कहानी। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज की हमारी ये दुनिया और सभ्यता आखिर कैसे आकार लेने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस क्रोनोलॉजिकल सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। पहले अतीत की खोज, फिर पूरा पाषाण काल के शिकारी और गुफाएं, उसके बाद नव पाषाण काल की क्रांतियां, फिर कृषि का उदय और आखिर में समाज, अर्थव्यवस्था और युद्ध। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अतीत की खोज। अब सवाल ये है कि जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो हम उस समय के इतिहास को कैसे समझते हैं? देखिए, साक्ष्यों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे वेद, महाकाव्य या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। लेकिन जब हम इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाते हैं, तो सिर्फ किताबें काम नहीं आती। यही एंट्री होती है पुरातात्विक स्रोतों की, यानी पत्थर के अभिलेख, पुरानी मुद्राएं और खंडहर बन चुके स्मारक। एक जासूस की तरह सोचिए, इन जमीनी सबूतों के बिना अतीत की पहेली को पूरी तरह सुलझाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, पूरा पाषाण काल, यानी शिकारी और गुफाएं। स्टोन एज या पाषाण युग, नाम से ही साफ है, उस समय इंसान का सर्वाइवल पूरी तरह से पत्थरों और उनकी बुनियादी प्रवृत्तियों पर ही टिका था। ये जो टाइमलाइन यहाँ दिख रही है ना, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय, इसे आरंभिक, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। मतलब ये इतना लंबा समय था कि इसमें हिमयुग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीत गया। जलवायु में बड़े बदलाव हुए और इंसान बस बुनियादी पत्थरों को थोड़ा थोड़ा तराशना सीख रहा था। अब ये जो आंकड़ा है ना, 99%, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मानव इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक फेज में बीत गया। जरा सोचिए, ना घर था, ना खेती का ज्ञान, बस हर सुबह उठो, खाने के लिए शिकार करो, कंदमूल इकट्ठा करो और किसी तरह बस जिंदा बच जाओ। उस समय की जिंदगी का बस यही एक लक्ष्य था। लेकिन वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे। भीमबेटका की गुफाओं से मिली इस शानदार पेंटिंग को ही देख लीजिए। ये शुरुआती इंसान बेहतरीन कलाकार भी थे। उनकी जिंदगी भले ही कठोर थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस असलियत को, अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद को इन चट्टानों पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। और ये साक्ष्य सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के बोरी में मिले 14 लाख साल पुराने जीवाश्म हों, छोटा नागपुर के औजार हों या कुरनूल और बेलन घाटी में मिली जानवरों की हड्डियां, ये सब हमें एक बहुत ही स्पष्ट कहानी सुनाते हैं। ये बताते हैं कि इंसान धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल पर पकड़ बना रहा था और जानवरों को पालतू बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका था। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा बदलाव, हमारा तीसरा भाग, नवपाषाण काल की क्रांतियां। 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का वो समय, जब सब कुछ बदलने वाला था। इसे हम इतिहास का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक तरफ वो पूरा पाषाण का इंसान था, एक खानाबदोश उपभोक्ता जो पूरी तरह प्रकृति के भरोसे था, और दूसरी तरफ आ गया नवपाषाण का इंसान, एक उत्पादक। अब वो भटक नहीं रहा था, वो बसने लगा था। वो सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि वो अपना खाना खुद उगाना सीख गया था। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कुछ कमाल के इनोवेशंस से। उन्होंने गहरे रंग के पत्थरों को पॉलिश करके बेहतरीन औजार बनाए, व्यवस्थित खेती शुरू की, आग का सही इस्तेमाल सीखा और मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना मतलब अब वो अपना अनाज स्टोर कर सकते थे। इंसान ने पहली बार अपने पर्यावरण को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, कृषि का उदय। भोजन उगाने की ये क्षमता सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये तो वो चिंगारी थी जिसने पूरी मानव सभ्यता को प्रज्वलित कर दिया। अब जरा इस डेटा को देखिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। अक्सर लोग मानते हैं कि शुरुआती खेती में सबसे पहले चावल उगाया गया होगा, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिले 7000 ईसा पूर्व के गेहूं और कपास के साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डी हवा के 6000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्यों से भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। दुनिया में सबसे पहले कपास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। ये जानकारी हमारी कई पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख देती है ना? कमाल की बात।
लेकिन इस खेती और बसने की प्रक्रिया के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यहीं से हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, समाज, अर्थव्यवस्था और युद्ध। बात यह है कि जब खेती व्यवस्थित हो गई तो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा। इसे हम कहते हैं सरप्लस। जब ये अतिरिक्त अनाज बड़े-बड़े बर्तनों में जमा किया जाने लगा तो ये बन गई संपत्ति, और जहाँ संपत्ति होगी वहाँ उसे छीने जाने का डर भी होगा। इसी अनाज और ज़मीन के लालच ने सबसे पहले आर्थिक संघर्षों को जन्म दिया। इसे एक सीधे तार्किक क्रम में समझते हैं। पहला स्टेप, खेती से अनाज बचा। दूसरा स्टेप, उस अनाज और जमीन के लिए अलग अलग गुटों में संसाधनों की लड़ाई शुरू हुई। तीसरा स्टेप, इस प्रतिस्पर्धा ने सीधे तौर पर युद्धों का रूप ले लिया। और चौथा स्टेप, अब युद्ध होगा तो उसे लीड करने के लिए कोई चाहिए। यहीं से शुरुआत हुई मजबूत मुखियों और नेताओं की, जो आगे चलकर राजाओं और साम्राज्यों में बदल गए। एकदम सीधा गणित है। इस संघर्ष और संपत्ति के विचार ने इंसान के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। समाज में मेरा और तेरा की गहरी भावना आ गई। अपनी चीज़ों को पहचानने के लिए मोहरों यानी सील्स का इस्तेमाल होने लगा। महिला और पुरुष के बीच काम का बंटवारा हो गया, और समुदायों को एकजुट रखने के लिए उनके अलग-अलग प्रतीक या टोटेम बन गए। पशुपालन के लिए जीव विज्ञान की भी शुरुआती समझ पैदा होने लगी थी। समाज तेजी से जटिल होता जा रहा था। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जिस खेती और नवाचार ने इंसान को घर दिया, प्रचुर भोजन दिया, एक व्यवस्थित समाज दिया, क्या उसी ने हमें युद्ध और संघर्ष का अंतहीन श्राप भी दे दिया? जरा सोचिए, क्या हमारी सभ्यता की नींव में ही शांति और संघर्ष दोनों के बीज एक साथ बो दिए गए थे? खैर, ये एक ऐसा विचार है जो आज की दुनिया को समझने के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।